2015 में रिलायंस की 95% रेवेन्यू सिर्फ ऑयल एंड गैस बिजनेस से आ रही थी और इस चीज से रिलायंस इतनी परेशान थी कि एक कॉन्फ्रेंस में मुकेश अंबानी ने कहा भी था कि जिसके बल पर हम यहाँ तक आए हैं वो हमें आगे नहीं लेके जाएगी, हमें पिवट करना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े कंपनी के बिजनेस को चेंज करना कोई आसान काम नहीं था और वो अपने ब्रेड एंड बटर यानी ऑयल एंड गैस बिजनेस को छू तक नहीं सकते थे क्योंकि एक गलती और रिलायंस खत्म। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि ऑयल एंड गैस बिजनेस को बिना टच किए और ऑयल एंड गैस बिजनेस को ही यूज करके रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी मार्केट कैप 2012 में 3.2 लाख करोड़ से 2022 में 17.8 लाख करोड़ तक पहुंच गई और प्रॉफिट्स भी 3 गुना बढ़ गए। आज इस वीडियो में जानेंगे मुकेश अंबानी ने किन स्ट्रेटजीज को यूज करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस कदर डाइवर्सिफाई किया कि आज उनकी 40% रेवेन्यू अदर बिजनेसेस से आती है। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस किया, आज भी रिलायंस की 60% रेवेन्यू ऑयल एंड गैस बिजनेस पर ही बेस्ड है और हम सबको पता है कि ऑयल का समय खत्म होने वाला है। तो क्या रिलायंस आने वाली डाउनफॉल से बचने के लिए कुछ कर रही है? ये सब समझेंगे इस वीडियो में। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। रिलायंस की मोस्ट यूज स्ट्रेटजीज में से एक है बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी और ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकेश अंबानी को अगर ये स्ट्रेटजी दिमाग में नहीं आती तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी कोई छोटी मोटी कंपनी होती जो सिर्फ टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें चलना होगा 1970s में, जब रिलायंस एक पॉलिएस्टर एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। धीरूभाई अंबानी की एक प्रॉब्लम थी द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और वो चाहते थे कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी और कॉस्ट को वो कंट्रोल कर पाए। इसे फुलफिल करने का काम दिया गया मुकेश अंबानी को और उन्होंने यूज किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां ब्रेड बनाने की रॉ मटेरियल्स जैसे मैदा, शुगर, ईस्ट, प्रिजर्वेटिव्स और ब्रेड पैक करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल आप दूसरी कंपनी से प्रोक्योर करते हो। अब यहाँ आपको दो प्रॉब्लम्स आ रही है। पहली तो ये कि ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी हमेशा फ्लक्चुएट करते रहती है जिससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हमेशा फ्लक्चुएट करती है और दूसरी ये कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कम ज्यादा होने के कारण रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत वोलेटाइल है जिससे आपकी प्रॉफिट्स पर असर पड़ता है। इसे सॉल्व करने के लिए आपने सोचा कि क्यों ना हम ब्रेड बनाने की रॉ मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल की खुद की फैक्ट्री लगा लें, खुद के लिए भी बनाएंगे और अपने कॉम्पिटिटर्स और मार्केट में भी सप्लाई करेंगे। कुछ समय बाद इससे और एक स्टेप पीछे जाते हुए आपने प्लास्टिक बनाने की रॉ मटेरियल पॉलीप्रोपिलीन को भी बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से बैकवर्ड जाते जाते आप एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर लेंगे कि आपको रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी और प्राइसेस की कभी फिक्र होगी ही नहीं और आपकी रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। पॉलिएस्टर फाइबर बनाने के लिए एक वाइडली यूज्ड केमिकल थी PTA, प्यूरिफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड। एज अ फर्स्ट स्टेप रिलायंस ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। इसके बाद और एक स्टेप पीछे जाते हुए PTA को बनाने में यूज होने वाली पेट्रोकेमिकल्स जैसे मोनोइथाइलिन ग्लाइसॉल और पेरेक्साइलिन को भी बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इसे बनाने के लिए यूज होती थी पेट्रोलियम तो रिलायंस ने स्टार्ट किया जामनगर रिफाइनरी को। जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है विद द कैपेसिटी टू रिफाइन 1.4 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एवरी डे। इस रिफाइनरी की टोटल एरिया है 7500 एकर्स जहां क्रूड ऑयल से बनने वाली जिस भी चीज के बारे में आप जानते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, प्रोपेन, LPG एविएशन फ्यूल, केरोसिन, पेटकोक, पेट्रोकेमिकल्स जैसे पॉलीप्रोपिलीन, पेरेक्साइलिन, इथेन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरे धीरे टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग से ऑयल एंड गैस के बिजनेस में आ गई थी और अब उनकी 95% रेवेन्यू सिर्फ ऑयल एंड गैस बिजनेस से ही आ रही थी। ईयर 2002 में जामनगर रिफाइनरी को स्टार्ट करने के बाद उनकी रेवेन्यू एक साल में ही डबल हो गई और अगले 5 साल में 5 टाइम्स हो गई। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट कंपनीज को भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए अलाउ कर दिया था जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी हाथ डाला था। जिस कंपनी को भी रिसोर्सेज मिलेगी वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकती है और उसके प्रॉफिट में उस कंपनी का कुछ शेयर होगा। इंटरेस्टिंगली 2003 में रिलायंस को मिली उस टाइम की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस रिजर्व आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में और इस ब्लॉक का नाम रखा गया KGD6, कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6। रिलायंस की बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी में ऑयल एंड गैस रिजर्व एंड प्रोडक्ट थी क्योंकि इसके पीछे कोई भी नहीं जा सकता था। लेकिन क्या ऑयल एंड गैस मिलने के बावजूद रिलायंस लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाती?
नहीं, क्योंकि इन रिजर्व्स की प्रोडक्शन कुछ सालों में ही पीक कर जाती और ऐसा हुआ भी। 2011 में KG-D6 की प्रोडक्शन पीक कर गई और उसके बाद से डिक्लाइन ही हो रही है। और ऑब्वियसली ये बात मुकेश अंबानी जी को पता थी और उन्हें ये भी पता था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को मल्टीपल फोल्ड्स ग्रो करने के लिए उन्हें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ऑयल एंड गैस पर डिपेंडेंस को कम करना होगा। इसलिए अब चलते हैं रिलायंस की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी पर। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि रिलायंस ने ऑयल एंड गैस से इतना कमा लिया था कि उनके पास अच्छे खासे कैश रिजर्व्स पड़े थे। उनके फाइनेंशियल्स के हिसाब से 2013 में उनके पास 50,000 करोड़ की कैश पड़ी थी, तो वो एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते थे। इसलिए मुकेश अंबानी को एंटर करना था टेलीकॉम इंडस्ट्री में। एज ही सेड, डेटा इज द न्यू ऑयल। अनिल अंबानी के साथ नॉन कॉम्पिटिशन पैक्ट खत्म होने के बाद रिलायंस ने एक्वायर किया इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को 4G इंटरनेट लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इन्फोटेल ने पैन इंडिया 4G स्पेक्ट्रम को जीता था। यहाँ से रिलायंस 3 स्ट्रेटजीज को कॉम्बिनेशन को यूज करने वाली थी: बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन। जियो को लॉन्च करने के लिए रिलायंस को टावर्स सेटअप करने पड़ते और अंबानी जी को पता था कि अगर गवर्नमेंट कंपनीज के भरोसे रहेंगे तो ये काम सालों तक नहीं होगी। इसलिए उन्होंने खुद के टावर सेटअप करने का सोचा और पूरे इंडिया में 2 लाख से ज्यादा 4G टावर्स इंस्टॉल कर दिए। कुछ जगहों पर एग्जिस्टिंग टावर कंपनी जैसे इंडस टावर्स और भारती इंफ्राटेल के साथ पार्टनरशिप कर ली और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में स्मॉल सेल टावर्स इंस्टॉल किए। इन सारे टावर्स को कनेक्ट किया गया फाइबर ऑप्टिक्स केबल से। जियो और जियो फाइबर को एक्सपैंड करने के लिए अपने भाई की कंपनी रिलायंस के स्पेक्ट्रम और फाइबर नेटवर्क को खरीदा, हैथवे केबल्स को भी खरीदा और जियो टीवी और केबल टीवी के लिए डेन नेटवर्क्स को खरीदा। साथ में नंबर ऑफ कंपनीज को एक्वायर किया जो फाइबर केबल, 4G डिवाइसेस जैसी इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती थी। और आज रिलायंस के पास 350 प्लस सब्सिडियरीज है, जिसमें से मैक्सिमम कंपनीज केबल्स, मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस के फील्ड में ही काम करती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 4G इंटरनेट को टावर से आपके घर तक पहुंचाने के लिए जितने भी डिवाइसेस, जितने भी केबल्स, जितने भी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है वो सारी रिलायंस ही ओन करती है। और यही रीजन है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जहां जियो 12,000 करोड़ की प्रॉफिट में थी, वहीं एयरटेल 12,000 करोड़ की लॉस में थी। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, ये जो प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रॉफिट है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की, जिसमें सिर्फ जियो ही नहीं, उनकी सारी डिजिटल सर्विसेज कंपनीज के साथ जियो मार्ट भी आती है। और यहाँ रिलायंस ने यूज किया डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को। मुकेश अंबानी को जब पूछा गया था कि वो जियो के प्राइसेस को इतना कम रखेंगे तो प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करेंगे, तब अंबानी जी ने कहा कि हम जियो के प्रॉफिट्स पर फोकस्ड है ही नहीं, हमें तो एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना है जिसमें एक यूजर जियो के 4G इंटरनेट के साथ साथ जियो के सारे डिजिटल सर्विसेज को भी यूज करे, जिससे उसकी लाइफ और इजी होती है। इसके लिए जियो ने ढेरों एप्स एंड सर्विसेज लॉन्च किए, जिनमें से मेजर रेवेन्यू सोर्सेज है जियो टीवी ब्रॉडबैंड, जियो मार्ट और जियो सिनेमा। जियो फाइबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जियो टीवी के साथ सेट टॉप बॉक्स को भी प्रोवाइड किया गया। जियो मार्ट रिलायंस रिटेल के साथ पार्टनरशिप में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और जियो सिनेमा एक सब्सिडियरी है वायाकॉम 18 की, और वायाकॉम 18 एक सब्सिडियरी है नेटवर्क टीवी 18 की, और टीवी 18 एक सब्सिडियरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। वायाकॉम 18 की OTT ऐप है वूट, जिसे एक्सपैंड करने के लिए रिलायंस ने IPL की डिजिटल राइट्स को भी खरीद लिया, जिससे IPL को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा वूट और जियो सिनेमा में। डाइवर्सिफाई करने के लिए रिलायंस रिटेल को भी एक्सपैंड किया गया और 16,000 से ज्यादा स्टोर्स ओपन कर दिए गए। और रिलायंस हर एक उस कंपनी को एक्वायर कर रही है जो उनके रिटेल बिजनेस से रिलेटेड है। इसे डिटेल में समझने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मैंने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की भी बात करी थी, और इसका मतलब ये है कि आप अपने कंपनी के कॉम्पिटिटर्स या फिर रिलेटेड कंपनीज को एक्वायर करते हो अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, रिलायंस रिटेल को एक्सपैंड करने के लिए रिलायंस ने एक्वायर किया फ्यूचर ग्रुप को, जिनके बिग बाजार और वेरियस स्टोर्स को रिलायंस कन्वर्ट कर रही है। ई कॉमर्स को एक्सपैंड करने के लिए रिलायंस ने नंबर ऑफ कंपनीज पर इन्वेस्ट किया है, जैसे डनजो, नेटमेट्स। जियो म्यूजिक को एक्सपैंड करने के लिए सावन को एक्वायर किया। इन सब स्ट्रेटजीज को यूज करके रिलायंस ने अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई किया और आज उनकी 40% रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज से आती है। बट जैसा कि मैंने कहा था, इतना काफी नहीं है, क्योंकि अभी भी रिलायंस की 60% रेवेन्यू ऑयल एंड गैस पर ही बेस्ड है। और ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होती है, और इसके कारण रिलायंस इंडिया को एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री भी नहीं बनने देगी। और वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉल्यूटिंग कंपनीज पर टैक्सेस बढ़ाने वाली है इन फ्यूचर। इन सब से बचने के लिए रिलायंस ने गेम चेंजिंग स्टेप लेते हुए अगले 15 सालों में $75 बिलियन इंडियन रुपीज में 6 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान किया है न्यू एनर्जी सेक्टर में। इस प्लान को हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले रिलायंस अपने
अपने खुद के ऑपरेशंस को ग्रीन एनर्जी से पावर करेगी, जिसके लिए वो जामनगर कॉम्प्लेक्स में 100 गीगावाट की सोलर पावर जनरेशन प्लांट को सेटअप कर रहे हैं। इस एनर्जी को वो खुद के लिए भी यूज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और यहाँ भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी यूज करते हुए रिलायंस 4 गीगा फैक्ट्री सेटअप कर रही है। गीगा फैक्ट्री का मतलब है एक ऐसी फैक्ट्री जिसे पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से ही पावर किया जाता हो और वो मैसिव स्केल के साथ फुल्ली ऑटोमेटेड फैक्ट्री हो। पहली गीगा फैक्ट्री में बनाए जाएंगे सोलर सेल, जिसे यूज करके सोलर पैनल बनाए जाते हैं, जिसके लिए रिलायंस ने स्काई पावर ग्लोबल और कोव एनर्जी जैसी कंपनीज को भी एक्वायर किया है। सोलर सेल्स के मामले में इंडिया चाइना से बहुत पीछे है और आज हम 85% सोलर सेल्स को इंपोर्ट करते हैं मेजरली चाइना से। इस फैक्ट्री के बनने के बाद हमारी इंपोर्ट्स कम होगी और सोलर पैनल्स के कॉस्ट भी कम होंगे। सेकंड गीगा फैक्ट्री में बनाई जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके बारे में नितिन गडकरी बात करते हैं, जो फ्यूचर की फ्यूल है। मैं बता दूं कि रिलायंस इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्रे हाइड्रोजन की, और ग्रे और ग्रीन हाइड्रोजन में मेजर डिफरेंस है सोर्स ऑफ पावर का। ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल्स को यूज करके बनाई जाती है और ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाता है रिन्यूएबल सोर्सेज से। थर्ड गीगा फैक्ट्री है एनर्जी स्टोरेज के लिए, जहां सोलर और हाइड्रोजन से जनरेटेड एनर्जी को स्टोर किया जाएगा। और फोर्थ गीगा फैक्ट्री है हाइड्रोजन पावर सेल के लिए, जहां ग्रीन हाइड्रोजन के फ्यूल सेल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसे यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इन 4 गीगा फैक्ट्रीज के अलावा रिलायंस बिल्ड कर रही है सोडियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके लिए उन्होंने यूके बेस्ड फेरेडियन टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया, जो 10-15 साल से सोडियम आयन सेल पर काम कर रही थी। रिलायंस ने लिथियम की जगह सोडियम को इसलिए यूज किया क्योंकि सोडियम ज्यादा सेफ है, 30% चीपर है लिथियम से, और अर्थ के क्रस्ट में सोडियम लिथियम से 300 टाइम्स ज्यादा अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो के प्रोडक्शन के टाइम पर हमें पता चला कि इंडिया को वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व मिली है जम्मू में। तो अब हो सकता है रिलायंस इस चीज में भी कूद पड़े, लेकिन बिना ऑयल एंड गैस के इतने बड़े बड़े प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स इम्पॉसिबल थे। और जैसा कि मैंने कहा था, रिलायंस ने बिना ऑयल एंड गैस को छुए और ऑयल एंड गैस को ही यूज करके ऐसी डाइवर्सिफिकेशन करी है कि अब उन्हें ऑयल एंड गैस के रेवेन्यूज पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा और रिलायंस की यहां से भी ग्रोथ मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ेगी। इस वीडियो में हमने रिलायंस की मोस्ट यूज स्ट्रेटजी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को समझा, जिससे रिलायंस एक 17 लाख करोड़ की कंपनी बनी। आपको ये एपिसोड कैसी लगी और आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें बताइए कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिज शिक्षा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।